बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। तहरीके इंसाफ 11 मई को अपनी ताकत का मुजाहिरा इस्लामाबाद में करने वाली है। इस ताकत को देखकर कोई और ताकत ना पकड़ ले, खौफ बस इसी बात का है। शिद्दत पसंदों के साथ मुज़ाकरात वज़ीर आज़म के मेहमान खाने या फिर मौलाना समीउल हक के हुज्रे तक की दास्तानें हैं। अमलन तालिबान पूरी शिद्दत से पाकिस्तान के मुहाफिजों पर हमला आवर हैं। पोलियो ने रियासत पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मस्क और साथ मिला के रख दी, मगर हुकूमत का रद्द अमल जिस कदर बर्क रफ्तार होना चाहिए था उस कदर नहीं है। पंजाब हुकूमत की तो रग ही और है। अंदरूने मुल्क खतरा, मशरकी और मगरबी सरहदों पर दुश्मन। फौज ने दिफाई बजट 20% तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इसहाक डार कहते हैं सबको खुश करेंगे। इमरान खान पर तनकीद करने वाले उनके खिलाफ बढ़ बढ़कर बातें कर रहे हैं। इमरान खान बार बार वजाहत कर चुके हैं कि जमहूरियत को डीरेल करने का उनका कोई इरादा नहीं। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के नाक़िदीन जो मुंह में आ रहा है बयान किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआमले खुसूसी इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इमरान खान का मकसूद क्या है। हुकूमत वो नहीं गिराना चाहते, वस्त मुद्दती इंतखाबात का मुतालबा वो नहीं कर रहे, तो फिर इतने तरद्दुद का मकसद क्या है। सिर्फ इरफान सिद्दीकी नहीं, मुस्लिम लीग नून के एक और मुतहरिक आवाजदार वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं 11 मई को वो सब इकट्ठे हो रहे हैं जो हर आमरीत के आगे सजदा रेज हो जाते हैं। उनका इशारा बराह रास्त जनाब शेख रशीद की तरफ था। ख्वाजा साद रफीक का मामला तो यह है कि वो हकीकत बयान भी करें तो लगता है कि गुस्से में ताना दे रहे हैं। इसलिए ख्वाजा साद रफीक के इस्तदलाल को अलग रखते हुए गैर जानिबदार हलकों में पाए जाने वाले खदशात का जिक्र करते हैं। पहला खदशा यह है कि जब से मुल्क के हसास इदारों और एक मीडिया हाउस के दरमियान सर जंग का आगाज हुआ, तब से इमरान खान भी बराह रास्त इस सर जंग के सरगर्म फरीक क्यों बन गए। दूसरा खदशा यह बयान किया जा रहा है कि परवेज मुशर्रफ का इब्तदाई दिनों में साथ देने वाली तमाम नाम निहाद सियासी कुव्वतें एक बार फिर क्यों मुत्तहिद हो रही हैं, गुलामा ताहिरुल कादरी हो, इमरान खान या शेख रशीद अहमद। तीसरा खदशा यह महसूस किया जा रहा है कि इमरान खान और उनके सियासी कुलीग्स और इत्तेहादी 11 मई को ताकत का मुजाहरा करके दरअसल नादीदा कुव्वतों को अपने अवामी ताउन का यकीन दिलाना चाहते हैं। ये वो नादीदा कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में जमहूरी तसलसल देखकर मोर्चे करने पर उतर आती हैं। कभी धांधली के खिलाफ तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में बदलने का मोर्चा करती हैं और कभी मेमो गेट का मोर्चा। इन सब के बावजूद सवाल यह है कि इमरान खान जो कह रहे हैं उस पर यकीन क्यों नहीं किया जाता। और सवाल यह भी है कि इमरान खान गलत क्या कह रहे हैं। क्या मुल्क में असल जमहूरियत का मुतालबा गलत है? क्या निज़ाम की दुरुस्तगी की ख्वाहिश गलत है? इमरान खान पिछले 1 साल से मुतालबा करते चले आ रहे हैं कि कौमी असम्बली के 4 हलकों में अंगूठों की तस्दीक करवाई जाए, मगर उनके सादा से मुतालबे के आगे मुरव्वजा ज़ाब्ते आ खड़े होते हैं। इन हालात में क्या तहरीके इंसाफ को एहतजाज करने का भी हक नहीं? यकीनन है। इसलिए वफाकी हुकूमत ने उन्हें डी चौक में जलसा करने की मशरूत इजाजत दे दी है। हुकूमत का यह इक़दाम खुशकुन और काबिल सताइश है। इसके बावजूद जूं जूं इमरान खान और उनके कारकुनों के कदम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तू बहुत से लोगों के दिल बैठना शुरू हो जाएंगे। ये खदशे और वसवसे माजी के तल्ख तजर्बात की वजह से हैं, लेकिन अब इन वसवसों से निकलने और खदशात का गला घोंटने का दौर है। हमारी जमहूरियत कागज की कश्ती है और ना ही तिनकों का आशियाना कि छोटा सा जलसा इस जमहूरियत को ले बैठेगा। 11 मई के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से मुंतखब शुदा मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जनाब अली मोहम्मद खान। डॉक्टर तारिक साहब, पहले आपसे सवाल है। शर्जील मेमन वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, वो कहते हैं अगर जमहूरियत डीरेल हुई तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे। आपको भी ऐसे खदशात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जमातें अपने आप को जमहूरी जमातें कहती हैं और हमें इसमें कोई शक भी नहीं है, इन जमातों को अगर पिछले 5 साल आप देखें तो पार्लियामेंट में इनकी नुमाइंदगी नहीं थी, लेकिन आज अगर ये पार्लियामेंट के अंदर बैठी हैं और 1 साल हो गया इनको पार्लियामेंट में ख़िलाफ़, इस तमाम निज़ाम के ख़िलाफ़ कभी भी इस शद्दोमद के साथ या इस अंदाज से जिस तरह आज वो बात कर रहे हैं, पूरे साल में ये बात नहीं हुई, कोई करारदाद नहीं, उसके बाद कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह अहम कौमी इश्यूज़ के ऊपर तमाम अपोजिशन की जमातों ने हुकूमत का साथ दिया है और हम उनके मशहूर हैं, इसी तरह आज अगर ये जमातें रिफॉर्म्स की बात करती हैं, निज़ाम को दुरुस्त करने की बात करती हैं, तो हम आज भी और इससे पेशतर भी इन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम इस निज़ाम को सुधारने के लिए, रिफॉर्म्स के लिए हम इनके साथ हैं। लेकिन कोई रिफॉर्म्स नहीं लाई गई, बल्कि सड़कों पर जाने का रास्ता इख्तियार किया गया। इसी तरह अब जिस निज़ाम की ये बात कर रहे हैं वो और जिस एहतजाज की ये बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे वो अदालतों के ख़िलाफ़ जा रहा है, क्योंकि बार बार ये बात कर रहे हैं
कि जी हमारे केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास हैं, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। हालांकि जो फैसले आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के हैं। 2 MNAs अभी इनके नाहल हुए हैं, एक दरा आदम खेल से, दूसरे यहाँ हरीपुर से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अदालतों को, जिनको हम सब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह आज कहते हैं जी हमारी कोशिशों से, मीडिया की कोशिशों से, सिविल सोसाइटी से, वकला से, कि जी पाकिस्तान में आज अदलिया आज़ाद है, उस पर एतमाद करना चाहिए। अगर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप आएँ बैठें, अपने पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करें। ये कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो आपको इस तरफ लेके जा रही हैं जहां यकीनन ये ख़तरात मौजूद हैं कि जब आप फैसले सड़कों पे करेंगे वो फैसले जमहूरी नहीं होते, वो फैसले कुछ भी हो सकते हैं, बावजूद इस बात के कि इन्हें पूरा इख्तियार है, इनका आईनी हक है एहतजाज करने का, उसे हमें कोई ना इनकार है ना हम कर रहे हैं। और हमने आज भी इनसे कहा है कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपके एहतजाज को हम रोकेंगे नहीं, लेकिन उस फोरम को छोड़ के ये फोरम इख्तियार करना, ये बहुत सारे ऐसे सवालिया निशान हैं जिनका कोई मुदल्लिल जवाब इनके पास नहीं है। कोई जवाब नहीं। मैं यही जवाब लेते हैं अली मोहम्मद खान साहब, अगर आप सुन पाए हों डॉक्टर तारिक फजल साहब को, वो कहते हैं कि ये तो एहतजाज सिर्फ अदालतों के खिलाफ होने जा रहा है, मकसद समझ नहीं आ रहा। इमरान खान साहब कहते हैं कि असल जमहूरियत ही नहीं है, लेकिन फिर साथ कहते हैं जमहूरियत को डीरेल भी नहीं होने दिया जाएगा। मकसद क्या है, किसके खिलाफ है एहतजाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले आपको डॉक्टर साहब सबको अस्सलाम वालेकुम। जिस आइन पे हम सब ने ओथ लिया, ये आइन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के हर कानून को मानने वाले शहरी को इख्तियार देती है। आर्टिकल 15, 16, 17 और 19 के तहत फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हम वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, अदालतों के खिलाफ किसी अदालत के खिलाफ नहीं है हम, अगर हम रिगिंग के खिलाफ हैं। और ये पाकिस्तान का एक ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें जो जीता, देखें पीपल्स पार्टी जो सिंध में जीती उसने शिकायत की, नून लीग ने शिकायत की सिंध में रिगिंग हुई, हमने शिकायत की है कि पूरे पाकिस्तान में रिगिंग हुई है, पीपल्स पार्टी ने शिकायत की कि पंजाब में पूरे पाकिस्तान में रिगिंग हुई, मौलाना फजल रहमान साहब ने शिकायत की, ANP वाहिद पार्टी है जिनको बिल्कुल मैंडेट नहीं मिला, उन्होंने कहा कि भाई हम मानते हैं, सवाए ANP के सब ने। अब इसको, ये जो एहतजाज है किस लिए हम कर रहे हैं? अगर हमने हुकूमत को डिरेल करना होता, डेमोक्रेसी को गिराना होता, तो मेरे ख्याल में आम फहम जिसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस हो वो उसको इसका अंदाजा होगा कि द बेस्ट टाइम वॉज लास्ट ईयर, हमने पिछले साल कर सकते थे, हमने नहीं किया। तो एतराज़ तो अब तब करें जब हम आके डी चौक पे जलसा करने के बाद खुदा न खास्ता जो है हल्ला बोल दें अपना पार्लियामान पे। क्यों बोलें भाई, वो हमारा, हम सबका घर है, हमारी सबकी मुश्तरका इज्जत है। लेकिन पाकिस्तान का जो सिस्टम है, देखें मैं बात करूंगा दलील से करूंगा, मैं कोई हवाई नहीं छोड़ूंगा। देखिए NA 118 में 325 बैग, 325 में से वहां का, अब मैं नहीं कह रहा, ये वहां का जो ट्राइब्यूनल के जो जज साहब थे उनका ही इज ऑन रिकॉर्ड, उनकी जजमेंट मौजूद है, कोई उठा के देख ले। 325 में से वो कहते हैं 75 पे सील है, बाकी पे सील नहीं, मैं उसका क्या करूं, रद्दी की टोकरी में फेंकूं, रद्दी भरी हुई उसमें। ठीक है। आज ख्वाजा साद रफीक साहब बोले, काफी बोले, लेकिन जब हम बोलना चाह रहे थे उसी जैसे ख्वाजा साहब बैठे उसी वक्त अयाज सादिक साहब ने जो है असेंबली एडजर्न कर दी, वरना हम उनको बताते कि जनाब आप कह रहे हैं कि रिगिंग कहां हुई। जरदारी साहब ने जब इमरान खान को फोन की, जब अस्पताल में थे, जरदारी साहब ने उनको कहा कि भाई ये तो आरोज का इलेक्शन था, तो आरोज रिगिंग जो कर रहे थे वो दिन में तो नहीं कर सकते थे, दिन में तो लोग पोलिंग कर रहे थे। रिगिंग तो रात को स्टार्ट हुई, हमारे अपने मर्दान में नासिर खान विकेट रात 11 बजे वो जीत गए, 12 बजे तक तकरीबन उनका रिजल्ट लोकल लेवल पे हमें अंदाजा हो रहा था। मैंने उनको मुबारकबाद की फोन की, वो सो गए, सुबह उनका रिजल्ट चेंज। आपने कसर जमाल अफरीदी की बात की जो उधर फाटा से इनके गिरे, आप यकीन जाने 6ठे नंबर के बंदे की रिक्वेस्ट पे वो केस डिसाइड हुआ, जिसको नुकसान पहुंचने का एहतमाल था, जो दूसरे नंबर उसने केस ही नहीं किया, 6ठे नंबर का बंदा। आपने राजा आमिर जमान अपना हरीपुर की बात की, राजा आमिर जमान के साथ जुल्म बात कर रहे हैं हम, तो एक वोट अभी बात कर लेते हैं, 25,000 रुपए पे उमर लिए डॉक्टर साहब, वो आप अदालतों की बात करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इलेक्शंस करवा दें तो इतना बड़ा क्या मामला है, दोबारा इनमें पोलिंग हो जाए या आप गिनती करवा दें, मामला ही खत्म हो जाए 4 हल्कों में। देखिए उसामा, आज बड़ी तफसील से पार्लियामेंट के अंदर इस पर बात हुई है और ख्वाजा साद रफीक साहब ने, जो हमारे वज़ीर रेलवे हैं, और वो जो 4 हल्के हैं उनमें उनका हल्का शामिल है, उन्होंने बड़ी तफसील से उन्होंने बात की है। अपने हल्के के जो तमाम नताइज थे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे,
वो सारे वहाँ असम्बली पे उन्होंने रख के बात की। इमरान खान साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। ख्वाजा साहब ने ये बात की। पहली बात तो ये कि उनके पूरे इलेक्शन के दौरान, मैं सिर्फ आपको एक हल्के की बात सिर्फ आधे मिनट में बताना चाह रहा हूँ कि पूरे इलेक्शन के दौरान उनके कुछ 700 से ज़्यादा पोलिंग बूथ थे। एक जगह भी ना धांधली की शिकायत किसी ने की, इनके पोलिंग एजेंट ने, ना किसी ने वहाँ पे कोई वोट चैलेंज किया। उसके बाद 40 घंटे गुजरने के बावजूद किसी ने धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया। 40 घंटे के ख़िलाफ़ वो धरने वाला अमल शुरू हुआ और वाट एवर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज ने PTI के रवैये की वजह से वो केस सुनने से इनकार किया और वो उन्होंने उस फैसले की कापियाँ आज कौमी असम्बली में पेश की और तमाम ऐवान में तकसीम की और मीडिया के लोगों को तकसीम की। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से बात नहीं बनती। अगर आपके पास कोई मौसर सबूत मौजूद हो, कोई ऐसी, और इसी तरह जो स्पीकर साहब का हल्का है उसके बारे में भी उन्होंने बात की कि कोई अगर आपके पास ठोस सबूत मौजूद हैं वो आप लेके आएँ। फिर दूसरी बात उन्होंने ये की, ये आपने अच्छी बात कि हम मुतालबा करते हैं हुकूमत की तरफ से, हम मुतालबा करते हैं कि 4 हल्के आपने आइडेंटिफाई किए हैं, 4 हल्के हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें इमरान खान साहब का पिंडी का हल्का, शफकत महमूद साहब का हल्का, जहांगीर तरीन साहब का हल्का और शेख रशीद साहब का हल्का शामिल है। इन 4 हल्कों को आप सामने रखें। जिन 4 हल्कों की आपने बात की है वो हम लेके आते हैं और असम्बली के अंदर मौजूद जितनी सियासी जमातें हैं उन पे मुश्तमिल एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तश्कील दिया जाए। सारे सबूत आप भी लेके, हम भी लेके आते हैं। ये केसेस अदालतों में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम असम्बली के फोरम में भी इनको डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल ये है कि इससे बड़ी ऑफ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतमईन करने के लिए कोई नहीं हो सकती। हाँ, साथ उन्होंने ये बात की कि अगर तो बात इन 4 हल्कों की है तो फिर तो हम ये फैसला यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस एहतजाज के पीछे एजेंडा कोई और है, इसके पीछे कोई वो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नादीदा कुव्वतें हैं, कोई और मंशा है, तो फिर तो यकीनन आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इन 4 हल्कों की बात है, आए बैठे, बताइए एक कमीशन मुकर्रर करें, 4 हल्कों का मामला है तो फैसला कौन करेगा? अब जिस तरह आपने कहा, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दान हुई, वो भी सड़कों पर आ जाएं। मुस्लिम लीग नून कहती है 4 हल्के हम ले आते हैं, तो सड़कों पर मामला तय करने की बजाय अच्छा नहीं है कि आप अदालत के फैसले को मान लें? क्या आप मानेंगे अदालत का फैसला? चले, जब भी आता है उसको माना जाएगा, इंतजार तो आप नहीं कर रहे उस फैसले का? साहब देखें, अदालतें तो हमारे लिए मोहतरम है और उनके फैसले हम मानते हैं। अब अदालत का फैसला आप नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? और तक आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हम तो, मसला तो अदालत का तो नहीं है। मसला तो जनाब ये है कि देखें, एक तरफ हमारे कसर जमाल अफरीदी हैं जिनको मतलब एक ऐसे केस में गिरा दिया गया वहाँ पे फाटा में कि छठे नंबर के बंदे के केस पे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे गुलाम सरवर खान जो कि सुप्रीम कोर्ट से बहाल भी हो गए। गुलाम सरवर खान को जो है अपना चौधरी इफ्तिखार, क्यों हम गिला क्यों करें चौधरी साहब? देखें, जहाँ एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है गिला भी वहीं होता है। चौधरी साहब, आपने जब एक अतीका उडो साहबा की पत्नी वो बोतल थी कि नहीं, एक शराब की बोतल पे आपने सू मोटो नोटिस लिया ना, जब खान साहब ने आपको कहा कि 4 हल्कों पे आप कर दें पाकिस्तान के बच्चों की और हमारे आगे नस्ल की बका के लिए, इलेक्शन और जमहूरियत की बचाव के लिए, तो आपने जवाब दिया कि मेरे पास 20,000 केसेस हैं। उधर आप सू मोटो एक बोतल पे लेते हैं, आपने सू मोटो इस पे नहीं लिया, लेकिन गुलाम सरवर खान के केस पे आपको पता है चौधरी इफ्तिखार ने सू मोटो नोटिस लिया था। तो कितने अफसोस की बात है। तो जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि देखें, अगर आप में चोरी नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो खोलने में क्या मसला है? आपको अभी तक क्यों नहीं खोला? देखें, वो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। हमें तो कोई छुपाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे दूं, अब बात दलील की हो रही है, दलील से करें, सबूत से बात करें, कोई छुपाई चीज नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का इसमें शामिल करें जरा। ये जो 8 हल्कों की बातें हो रही है, 9वां हल्का करें कि जरा 9 अदद वैसे भी ताकत इस्लाम में अल्लाह पसंद करते हैं कि वो जो सरगोदे से मियां नवाज शरीफ साहब जीते हैं, उनके एक पोलिंग स्टेशन पे उसामा साहब 1500 रजिस्टर्ड वोट, 1500 से थोड़ा ऊपर नीचे रजिस्टर्ड वोट, लेकिन वोट पड़ता कितना है? एक पोलिंग स्टेशन पे 8000 प्लस। तो मुझे ये बताइए किधर से ये वोट आया? जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम एहतजाज, यार हम तो यानी आप कहते हैं अगर मुस्लिम लीग की तरह आ रहे सबूत ले आए। मुझे आप ये बताएं, डॉक्टर तारिक साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, उनसे जवाब ले लें। हमने जिस मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं के खिलाफ मैं अली खान की बात हमने कोई दावा नहीं बोला। सही, पहली बात तो ये है जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ये भी हल्के बढ़ते चले जा रहे हैं, आप भी इसी तरह से इतराज उठाएंगे, सबूत लेकर आए। पीटीआई कहती है हमारे पास सबूत है, आप भी लें।
नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ जी कि जिस तरह इन्होंने ये बात की कि जी ये क्यों नहीं खोलते, हुकूमत को कह रहे हैं ना कि जी क्यों नहीं खोलते, 4 हल्के खोल लें। मैं अपने भाई को जो ख़ुद एक वकील हैं, कानूनदान हैं, ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं कानून को इनसे कम जानता हूँ, मैं तो एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं कानून को इतना नहीं जानता जितना ये जानते हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत किसी एक हल्के को भी खोलने का इख्तियार नहीं रखती। ये इख्तियार या अदालतों के पास है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास है, या इलेक्शन कमीशन के पास है। हमने आज जो तजवीज़ पेश की, हमने ये कहा कि गो के वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। 4 हल्के आप ले आए, 4 हम ले आते हैं, आपने एक और की बात की, हम वो भी ले आएंगे। आप 9 हल्के ले आए, असेंबली की एक कमेटी बने, कमीशन बने जो आपस में बैठ के फैसला करे। आप उस कमीशन के जरिए अदालती इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी सूरत यह है कि हम सब मिल के, आप और हम मिल के इलेक्शन कमीशन जाएं और वो ऑर्डर करें आपके इन हल्कों के ऊपर जो आप कह रहे हैं खोल दें। वफाकी हुकूमत नहीं बैठी हुई, ना हम बैठ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका जो एहतजाज है, ये इमरान इस्माइल साहब से मैं अभी एक दिन पहले प्रोग्राम में बैठा था, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात की कि हमारा एहतजाज वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है। जब इलेक्शन हुआ हम हुकूमत में नहीं थे। जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तकर्री, सबसे पहले इमरान खान साहब की तरफ से वो नाम आया, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का। इसी तरह जो उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट्स थी, वो मेजॉरिटी मरकज़ में भी, पंजाब में भी, सिंध में भी, ऑफ कोर्स बाकी जगह पे भी मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नामजद करदा लोग थे। तो मुझे अब ये बताएं कि हमने कौन से जिन के जरिए इन सबको मैनेज कर लिया। नाम आप तजवीज़ कर रहे हैं या केयर टेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तजवीज़ कर रही है, फ़ायदा वो नून को दे गए हैं। ये सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिनमें पढ़ने की बजाय हम समझते हैं कि जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं चलिए बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, डॉक्टर साहब बजाय मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाने के आप फिर उसको यू टर्न की तरफ लेके जा रहे हैं, इस सिस्टम को यू टर्न की तरफ लेके जा रहे हैं। आए हमारे साथ बैठे, हम आपके साथ बैठ के ये सारे मामले मीडिया के सामने हल करने के लिए तैयार हैं। या इस एहतजाज से आप अपना मकसद हासिल कर लेंगे? क्योंकि यहाँ 11 मई को क्या आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा, आइंदा फिर आप जलसे करते रहेंगे? क्या होगा इस जलसे के बाद? देखें, डॉक्टर साहब ने बात की कि कौन सा जिन था। जिन तो जी आपको अब नजर नहीं आ रहा, बाग तो सारा जाने हैं, अब जाने न जाने तो ही न जाने। देखिए नजम सेठी साहब को 35 पंचर लगाने के नाम क्या मिला? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में को छोड़े, मैंने तो बात की है किस तरह वो आए हैं। एक चैनल ऐसा कहां से अपॉइंटमेंट हुई है उनकी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात मैंने की है, आप फैक्ट्स में बात करें या फिर मैं, अगर मुझे आप थोड़ा अलाउ करें बात। खान साहब देखें 11:23 पे जनाबी मियां साहब तकरीर करते हैं कि मुझे जिताओ ना। पाकिस्तान की अवाम 5 बजे वोट जाके डाल के घर जा चुकी है, तो इस वक्त वो किसको एड्रेस कर रहे थे? अवाम को कर रहे थे। अवाम तो अपना रोल अदा कर चुके थे। मुझे ये बताएं, सारे मीडिया हाउसेज में से एक मीडिया हाउस जियो नेटवर्क है, जिसके देखें नजम सेठी साहब वज़ीर आला बने, वज़ीर आला बनने के बाद जो है तो कोई जवाब नहीं था अखलाकी कानूनी। 2 दफा उनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया। एक ऐसा बंदा जिसका मैनहट्टन में जो 1.2 मिलियन डॉलर्स का जो वहां का जो उनके मेंशन है मैनहट्टन में, उसको छुपाया गया, जिस पे आपके अपने एफबीआर ने 96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ऐसा बंदा अभी तक पीसीबी का, और उसने जियो नेटवर्क को क्रिकेट के राइट्स दिलाए। नजम सेठी साहब भी हों, इफ्तिखार चौधरी साहब भी सब आपके खिलाफ थे। हम यहाँ पे नजम सेठी साहब को डिस्कस करने नहीं बैठे, जिनको आपकी हुकूमत ने इंसेंटिव क्यों, एक मीडिया हाउस पे इतनी मेहरबानी क्यों? फिर आपके चौधरी इफ्तिखार साहब जो है, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस जो है वो सिटिंग चीफ जस्टिस आरओ को देखें। आरओ जो होता है वो जब आरओ की हैसियत से बैठता है वो सेशन जज नहीं होता, वो एज एन एग्जीक्यूटिव। ये बात मैं छोटी सी बात करूंगा, 11 मई के एहतजाज से सब ठीक कैसे हो जाएगा? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। मैं छोटी सी बात करूंगा, उसामा एक मिनट जाएगा इहतजाज से उसामा, मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ। मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ। जियो के साथ सबसे ज्यादा कोलैबोरेशन ये बात अगर चौधरी निसार अली खान साहब को, और दूसरी बात ये कि आरओ इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट पे अदालती लोग आए हैं, कौमी असेंबली खान साहब 4 नहीं 40, तो आपने 1 साल के अंदर देखें अगर ये खोल देते तो हमें क्या जरूरत हमें पड़ी थी कि हम अपना वक्त जाया करें, अवाम को तकलीफ हो, हम इधर आए। चलिए, लेकिन अगर देखें जमहूरी सिस्टम में आप एहतजाज का हकम से छीन लेंगे तो आप दरवाजा बंद कर रहे हैं, आप खिड़की बंद कर रहे हैं।
ये मत करें। कोई नहीं एक छीन रहा बात जी, मैं यहाँ किसने पे कहना छीने? चाहूँ, आप आए, देखिए, most जरदारी welcome। साहब में लाख आए आप। नुकसान से एक बात चलिए, अच्छी थी, मेरे पास टाइम उनमें खत्म हो सब्र गया था। वो कितना सबर उससे सही है। निकाल दिया। अली मोहम्मद खान साहब, मैं माजरत चाहता हूं, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली, Thank you। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चौधरी साहब कहते हैं जमहूरी फैसले सड़कों पर नहीं होते, जबकि अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं हमारे पास और रास्ता ही कोई नहीं है, हम क्या करें, अगर धांधली हुई है और अब तक उस पर फैसले नहीं हो रहे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखते हैं अब 11 मई को क्या होता है, क्या इस जलसे के बाद तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिल सकता है या नहीं। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। पोलियो ने रियासत पाकिस्तान का तशख्खुस मस्क और साथ मिला के रख दी, मगर हुकूमत का रद्द अमल जिस कदर बर्क रफ्तार होना चाहिए था उस कदर नहीं है। पंजाब हुकूमत की तो रग ही और है। तालिबान के साथ मुज़ाकरात वज़ीर आज़म के मेहमान खाने तक महदूद हैं या फिर ये मौलाना समीउल हक के हुजरे तक की दास्तान है। अमलन तालिबान पूरी शिद्दत से पाकिस्तान के मुहाफिजों पर हमलावर हैं। ISPR की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में गुलाम खान रोड पर शिद्दत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमला किया। फौजी काफिले को रिमोट कंट्रोल बम की मदद से निशाना बनाया गया। बम फटने से 9 अहलकार शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में ही चेक पोस्ट पर हमले में एक और अहलकार की शहादत की भी इतला है। आज आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ में भी मुलाकात हुई। सरकारी इलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में कौमी सलामती के दीगर मामलात के साथ तालिबान से मुज़ाकरात पर भी गौर किया गया, जबकि जनाब वज़ीर आज़म ने शिद्दत पसंदों के हमलों में फौजी एहलकारों की शहादत पर गहरे रंज और अलम का इजहार किया। आर्मी चीफ का रद्द-ए-अमल क्या था, कुछ पता नहीं, मगर सवाल यह है फौज कब तक अपने जवानों और अफसरों के लाशें उठाती रहेगी। हुकूमत की मुज़ाकरात की गर्दान कब खत्म होगी। हकीकत में तालिबान से मुज़ाकरात सिर्फ कागजों में जारी हैं। जमीनी हकायक ये हैं कि तालिबान को जहां मौका मिल रहा है वो कौम के मुहाफिजों को निशाना बना रहे हैं। मुज़ाकरात की गूंज सिर्फ इस्लामाबाद की फजाओं में है, जबकि शिमाली वज़ीरिस्तान में तालिबान की तरफ से फौजी काफिले के लिए फाड़े गए बारूद की बूर रची है। देखना यह है कि मुज़ाकरात की खुद फरेबी से हुकूमत कब निकलती है। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। पोलियो ने रियासत पाकिस्तान का तशख्खुस दुनिया भर में मस्ख करके रख दिया। आलमी बरादरी में होने वाली बदनामी ने मुल्क की साख को हिला कर रख दिया है। अमन के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन, दहशतगर्द जो चाहते थे वो मकसद उन्होंने हासिल कर लिया है। आलमी दायरा सेहत की पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां हुकूमत की नाकामी का खुल्लम खुला ऐलान है। आलमी दायरा सेहत बार बार खबरदार करता रहा कि पोलियो पर काबू पाओ वरना पाबंदी लग जाएगी, मगर हमें परवाह ही कब थी। मुल्क को पोलियो से पाक क्यों ना किया जा सका, जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। हकीकत यह है कि हम गफलतों की अता गहराइयों में पड़े ख्वाब खरगोश के मजे उड़ाते रहे। पोलियो टीमों पर हमले करने किसी बैरूनी मुल्क ने कमांडोज नहीं भेजे। कराची जैसे शहर में खवातीन पोलियो वर्कर्स की गोलियों से छलनी लाशें गिरती रहीं, मगर हम रिवायती मजम्मतों और इक़दामात से काम चलाते रहे। पोलियो के कतरे पिलाने वालियों पर कुत्ते छोड़े गए, मगर हम नींद से फिर भी ना जागे। 2014 में पोलियो के मर्ज में 600 गुना इजाफा हो गया तो आलमी दायरा सेहत हरकत में आया और पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लगा दी गई, मगर इसके बावजूद हुकूमत की का रद्द अमल जिस कदर बर्क रफ्तार होना चाहिए था इस कदर नहीं है। हुकूमत आलमी दायरा सेहत से 15 रोज की मोहलत तलब की है, मगर सवाल यह है कि जो सालों में पोलियो को खत्म नहीं कर सके 15 दिनों में कौन सा तीर मारेंगे। अब बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंदों को पोलियो सर्टिफिकेट के लिए ख्वार होना पड़ेगा। सेहतमंद होने की सनद दिखाएंगे तो किसी मुल्क में दाखिले की इजाजत मिलेगी। उड़ती उड़ती खबर यह भी है कि दूसरे सूबों से पंजाब आने वालों को भी यह सर्टिफिकेट दिखाकर दाखिले की इजाजत मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट का लुबे लुबाब यह है कि अगर पंजाब हुकूमत ऐसा सोच रही है तो मतलब अब हमें पंजाब में दाखिले के लिए वीजा लेना पड़ेगा, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। क्या वाकई पंजाब हुकूमत कुछ ऐसी मनसूबाबंदी कर रही है? इसका जवाब लेंगे वज़ीर आला पंजाब के मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से। ख्वाजा सलमान रफीक साहब, क्या कोई वाकई ऐसी बात है कि कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा पंजाब में दाखिले के लिए, तो ऐसी होगा जैसे वीजा दरकार हो? मेरे लिए खुद बड़ी हैरानकुन बात है कि चूंकि ऐसी कोई बात हुकूमत पंजाब या मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं की गई तो इस किस्म की हम बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। ज़रूरत इस सब्र की है कि इस वक्त चूँकि पोलियो के हवाले से WHO ने एक रिकमेंडेशन दी है और ये पाकिस्तान के वक़ार का भी मामला है, तो हमें तमाम सूबों को मिलकर, जिसका कल हमने एक मीटिंग की इस्लामाबाद में, सारा तार ने उसको चेयर किया और चारों सूबों के उसमें वज़रा शामिल थे और कंसेंसस से हमने फैसले किए। एक तो ऐसी बात करनी इंतहाई गैर दानिशमंदाना बात है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। हमने अपने ये ज़रूर किया है कि जो हमारे पंजाब के बॉर्डर्स हैं बाकी सूबों के साथ, अपनी टीमों को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, उनको इम्प्रूव किया है
पुलिस को उनके साथ डबटेल किया है ताकि जो बच्चा पंजाब में दाखिल हो रहा है उसको पोलियो के वैक्सीन पिलाएं और उसका फ़ायदा दोहरा है। सिर्फ उसको पंजाब को फ़ायदा नहीं है, अगर कोई KPK से बच्चा आ रहा है या सिंध से बच्चा आ रहा है, अगर उसको पोलियो कतरे मिलेंगे तो जो वापस आएगा तो वो कैरियर नहीं बनेगा। सो एक तो मैं इस बात की वजाहत करना चाह रहा हूँ कि पंजाब और ये तमाम सूबे जो हैं हमने मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। ये तो हमारा कौमी मसला है, ये किसी एक सूबे का मामला नहीं है। आपने WHO से 15 दिन की मोहलत मांगी है, एक साल में मामला हल नहीं हो सका तो 15 दिन में क्या हो जाएगा? 15 दिन की राहत मांगने का मकसद ये है कि एक जो उनकी जो डायरेक्शन है, रिकमेंडेशन है, हमने एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे उस पर कंप्लायंस किया फौरी तौर पे। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये बात हम सबके इल्म में थी, हमें इसका इदराक बहुत पहले करना चाहिए था। ये बात थोड़ी है कि ये एकदम मीटिंग हुई और उसके बाद हमें रिकमेंड कर दिया गया। ये 1.5 साल से बातचीत चल रही थी, जो बाहर से लोग हमें मिल रहे थे आके, हमें खुद ही पता था जो हम इस फील्ड में लोग हैं, हमें चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए था। 15 दिन का मकसद क्या है? कल जो हमने मीटिंग की है उसमें एक तो हमने एनालिसिस किया है कि डेली पाकिस्तान के एयरपोर्ट से कितने लोग बाहर जाते हैं। इस वक्त जो पोलियो वैक्सीन की जा रही है उसकी उम्र 0 से 5 साल तक है। तो जो एडल्ट के लिए वैक्सीन चाहिए, हमें वैक्सीन भी हमें चूंकि WHO से मिलती है। बात मैं पैसे की नहीं कर रहा, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी की कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 या 3 फैक्ट्रीज बना रही हैं जिनका आगे कॉन्ट्रैक्ट जो है यूनिसेफ और WHO के साथ है। तो एक तो हमने उनको गुजारिश किया कि हमें 15 दिन का टाइम दें और उस टाइम के अंदर हमें ये बताएं कि आप वैक्सीन हमें कितनी जल्दी फ्राहम करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो वापस कोटा मौजूद है वो एक रेगुलर EPI के लिए है। वो बच्चों की जो हमारी सिस्टम हमारी कंपेन चल रही है मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबे, उनके लिए है। सो एक तो उनसे ये कहा गया कि जिस तरह इंडिया ने हमें 2 माह के लिए कहा था कि 2 माह बाद हम इसको शुरू कर देंगे, तो आप इसको वक्त दें, हम इसको कंप्लाइंस करेंगे। हमारी तैयारी मुकम्मल है, पंजाब की तैयारी मुकम्मल है, बाकी तमाम सूबों ने हमने बैठ के आपस में डिस्कस किया है। तमाम हम 2 हफ्तों के अंदर तमाम सूबों ने कहा है, पंजाब ने तो नोटिफाई भी कर दिया था और हम इस पे काम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन कल हमें फेडरल गवर्नमेंट और तमाम सूबों की तरफ से जब एक कंसेंसस आ गया तो इस पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनेगी, कार्ड सेम छपेगा, एयरपोर्ट पे काउंटर्स का सेम डिजाइन होगा, टीमें हम फ्राहम करेंगे, वैक्सीन जो है उसकी फेडरल दे या सूबा दे। हमने फेडरल को रिक्वेस्ट किया कि आप इसको इस माली बोझ को उठाएं और आप 70-80 करोड़ का जो साल का बोझ है। एक तो मैं कहना चाहूँगा इसमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान को रिकमेंड किया गया उसको थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा, क्योंकि आम लोगों में थोड़ी सी इसके बारे में जरा सोच है। जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो पोलियो वायरस ट्रांसमिट किया बाहर के मुल्क में, उसकी वजह से पाकिस्तान को रिकमेंड किया गया है। और जो एयरपोर्ट्स पे और उसके बाद वैक्सीनेशन जो सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, टशी अस्पताल, EDOs के, वहाँ से लोग पोलियो कतरे बड़े पिएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसका लोड कम हो जाएगा, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है उस सर्टिफिकेट की। साल में जो लोग कई दफ़ा जाते हैं उनको एक ही दफ़ा पोलियो कतरे पीने की ज़रूरत है, और फिर अगर साल के बाद जाना है तो फिर तो ये 3 से 6 माह का एक आरजी पीरियड है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह सूबों ने कंसेंसस दिखाया और जिस तरह हमने एक बहस की आपस में अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करके, इंशाल्लाह ये जो एम्बार्गो है, ये आरजी है, ये उठ जाएगा। लेकिन इस साल के 4 महीनों में 59 केसेस 45 KPK, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा से हैं। जहां से पोलियो फैल रहा है वहां तो हुकूमती रिट ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे पोलियो को फैलने से? जो एक तो जिन टीमों को सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में शहीद किया गया, उनको एक तो हमें सल्यूट करना चाहिए और उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। लेकिन कुछ हफ्ते पहले वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मिलकर मीटिंग की है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो वाना वजीरिस्तान के इलाके हैं उन पे जो फौज की या जो फोर्सेस की चौकी हैं, उनके साथ पोलियो की तरह पिलाने वाले महकमे से लोगों को डफटेल कर दिया गया है। सो फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत मिलकर कर रही है। अब जो बच्चा उस इलाके से आएगा उसको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो नो गो एरियाज हैं जहाँ पे हम एंटर नहीं हो सकते, लेकिन उनकी बाउंड्रीज को हम पोलियो वैक्सीन पिला के सील कर सकते हैं। हमने सेम पंजाब में यही किया है कि हमने अपनी चीज़ों को बेहतर किया, महकमे सेहत के साथ पुलिस को डफटेल किया, DCOs की ड्यूटी लगाई, खुद उन इजला का दौरा किया, उन सड़कों को देखा, ट्रेन टैक्स को देखा। अब जो बच्चा खैबर पख्तूनख्वा से या सिंध से इस तरफ आ रहा है उसको हम पोलियो कतरे पिला रहे हैं। हम भी इंप्रूव कर रहे हैं इंशाल्लाह, और बाकी सूबे भी इंशाल्लाह इंप्रूव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलमान रफीक साहब, पहला पंजाब के मुशीर सेहत हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत हरकत में आ चुकी है। लग तो रहा है कुछ देर हो गई, क्योंकि 5 मई से अब पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लग चुकी हैं और 1 साल तक कम से कम लगता है कि पाकिस्तान को इन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। अंदरूने मुल्क खतरा, मशरकी और मगरबी सरहदों पर दुश्मन। फौज ने दिफाई बजट 20% तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इसहाक डार कहते हैं सबको खुश करेंगे।
वफाकी हुकूमत नए माली साल के बजट की तैयारियों में मसरूफ है। चूंकि बजट में दिफाई अखराजात इंतहाई अहम हुआ करते हैं, इसलिए वफाकी वज़ीर ख़जाना 2 मरतबा से ज़ायद आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से मुलाकातें करके फौज की ज़रूरियात का तखमीना लगाने की कोशिश कर चुके हैं। फौज जो इस वक्त एक जंग में मसरूफ है और आने वाले दिनों में इसे शिमाली वज़ीरिस्तान में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करने का कहा जा सकता है। ऐसी सूरत में दिफाई अखराजात मजीद बढ़ सकते हैं, जबकि फौज को अमरीकी कोलिशन सपोर्ट फंड से मिलने वाली इमदाद भी तातुल का शिकार हो चुकी है। इसलिए फौज की तमाम जरूरियात पाकिस्तान के ही बजट से पूरी करना होंगी। खबर यह है कि फौज ने अपने हिसाबात का मुकम्मल तखमीना लगा लिया है और हुकूमत से नए माली साल के लिए 752 अरब रुपए मांग लिए हैं। मतलूबा रकम मौजूदा दिफाई बजट से 20% ज्यादा है। मौजूदा दिफाई बजट का हजम 655 अरब रुपए है। नए माली साल में इजाफी बजट के तौर पर जो रकम तलब की गई है, इसमें से 372 अरब रुपए बर्री फौज, 157 अरब रुपए फजाइया और बहरिया के लिए 75 अरब रुपए का मुतालबा किया गया है। हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि फौज की तमाम जरूरियात को पूरा करेगी। आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का बयान था कि माली बजट में सबको खुश कर देंगे, ताहम ये ख्वाहिश हर मुहिब वतन के दिल की है कि इसका ये पैसा फ़नून हर पर अच्छी तरह इस्तेमाल हो। पाकिस्तान की दिफाई बजट और फौज के मुतालबात पर बात करते हैं मुल्क के मारूफ मुआशी तज्ज़िया निगार जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम से। डॉक्टर साहब, हमारी फौज को किन किन शोबों में मजीद रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के जहन में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं दिफाई बजट के हवाले से। उसके मुतालिक मैं कुछ करेक्शंस पेश करना चाहता हूँ। मुझे बहुत दफ़ा मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि 50% हमारा बजट जो है उसका 50% हिस्सा जो है वो डिफेंस में चला जाता है। कुछ लोगों का मैंने ये भी सुना है कि शायद 60 से 70% बजट का हिस्सा जो है वो डिफेंस में चला जाता है। हकीकत ये है कि 2013-2014 का जो बजट पेश किया गया था पिछले साल, उसमें जो टोटल डिफेंस के सेक्टर को दिया गया, दिफाई सेक्टर को दिया गया, वो 15.7% बजट का था, यानी कि 16% से कम था जो दिफाई सेक्टर के लिए हम सालाना एलोकेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बजट का 84% हिस्सा जो है वो नॉन डिफेंस जाता है, लगभग 16% या उससे भी कम जो है वो डिफेंस में खर्च होता है। एक और गलत फहमी ये भी रहती है कि शायद हमारा डिफेंस बजट जो है, दिफाई बजट जो है वो पिछले कुछ सालों से मुसलसल बढ़ता चला जाता है। मैंने इस बजट जो देखा है 2001 2001-2 का जो बजट आया था, उसमें जो दिफाई सेक्टर को दिया गया था वो लगभग 4.6% GDP का जो था, वो आज से 13-14 साल पहले हमने 4.6% GDP का जो है वो दिफाई सेक्टर को दिया था। और जो पिछले साल का बजट था उसमें ये शरह गिर के 4.6 से गिर के 2.7% पे रह गई थी। तो आप देखें कि पिछले 13-14 साल में इतनी तेज़ी से कमी आई है पाकिस्तानी के दिफाई बजट में, बजाय बढ़ने के, जो कि एक आम मैंने ख्याल देखा है पाकिस्तानियों में रहता है। एक और चीज़ ये देख लीजिए कि हमारे जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं वो लगभग 200 रियासती इदारे ऐसे हैं जो मिलजुल के इतना नुकसान सालाना कर डालते हैं कि अगर हम वो नुकसान बचा लें तो डिफेंस का सारा बजट उस नुकसान में से निकल सकता है। जब हम मुकम्मल अपनी दिफाई सलाहियत रखते हैं तो क्या अब हम इस मकाम पर नहीं पहुंचे कि हम एक्सपोर्ट करके दिफाई सामान ज़र मुबादला भी कमा सकें? देखिए, हमारे एक तो मुल्क का जो जोग्राफाई नक्शा है वो कुछ ऐसा है कि बहुत लंबा सा मुल्क है। मशरक़ी और मगरबी अगर हम अपने बॉर्डर्स मिला लें तो लगभग 2500 किलोमीटर का इलाका बन जाता है। और फिर इकॉनमी जो है वो आप देखिए कि इंडिया के मुकाबले में तकरीबन इंडिया की इकॉनमी हमसे 7 से 7.5 गुना ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है। तो हमें इतनी छोटी सी इकॉनमी के अंदर रहकर इतने बड़े बॉर्डर्स का जो दिफा करना होता है वो यकीनी बात है कि बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम पर सोल्जर फ़ी सिपाही जो अखराजात हो रहे हैं दुनिया भर में, अमेरिका जो है वो अपने एक सिपाही के ऊपर लगभग $4 लाख खर्च करता है। इंडिया जो है वो अपने एक सिपाही के ऊपर $25,000 खर्च कर रहा है और पाकिस्तान अपने एक सिपाही के ऊपर सिर्फ $10,000 खर्च करके अपने सारे के सारे बॉर्डर्स को महफूज करने की कोशिश करता है। आपने कहा कि शायद कुछ असला पाकिस्तान के अंदर ऐसा बन रहा है जिसकी हम एक्सपोर्ट कर पाएँ या एक्सपोर्ट कर सकें। अभी मैं नहीं समझता हूँ कि हम ऐसे मयार का असला बना रहे हैं कि जो दुनिया के ममालिक उसको ख़रीदना चाहें, या
हम इतनी मिकदार में बना रहे हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो नीचे आ जाए। लेकिन कुछ ममालिक ने इंटरेस्ट ज़रूर शो किया है, कुछ अरब ममालिक ने इंटरेस्ट शो किया है हमारे JF-17s में या हमारे कुछ टैंक्स में या कोई एंटी टैंक असला में, लेकिन वो अमाउंट्स जो हैं वो मैं समझता हूँ कि भी बहुत ही मिनिमल है, बहुत छोटी हैं। आपने डॉक्टर साहब सरहदों की बात की, मशरकी मगरबी सरहद वो भी महफूज नहीं है, और फिर मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है, ये वजह भी है कि हमारी दिफाई ज़रूरियात बढ़ती चली जा रही। आपने बात बिल्कुल सही कही कि एक ज़माना था कि सिर्फ हमारा जो वेस्ट ईस्टर्न बॉर्डर था वो इनस्टेबल रहता था, और ईस्टर्न बॉर्डर पे हमें लगभग अपनी 70 से 80% जो है वो फ़ौजी असासाजात जो हैं वो रखने पड़ते थे, डिप्लॉय करने पड़ते थे। और अब ये हुआ है कि मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हमारे जो ज़्यादा फ़ौजी हैं तादाद के हवाले से वो वेस्टर्न बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं। और फिर आपने जिक्र किया कि जो इंटरनल इंसर्जेंसी चल रही है, जो अंदरूनी थ्रेट्स आज सामने आ चुकी हैं, उसको भी सामना करना होगा। तो यकीनी बात है कि हमेे बजट बढ़ाना होगा। और मुल्क की हालात हमारे ऐसे हैं कि हमारी दिफाई ज़रूरियात बढ़ रही हैं। बहरहाल जो भी अब बजट में इजाफा हो रहा है फ़ौज के, वो इंतहाई ज़रूरी है। और डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब का ये कहना है कि एक मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है कि जिस तरह हर साल ये बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। न्यूज़ 8 देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।